हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में न्यूक्लिक एसिड ये जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल, इसमें दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। पहला होता है हमारा डीएनए। डीएनए इज मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में हमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलता है, और डीएनए ये मोर स्टेबल होते हैं। और दूसरा हमारा होता है आरएनए इन ओनली अ फ्यू वायरस। हमें कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, लाइक कोरोना वायरस, टोबैको मोसैक वायरस ETC। और ये जो आरएनए है ये मोर रिएक्टिव होते हैं एंड लेस स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड है हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये मेड ऑफ 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड जिसे हम फॉस्फेट भी कहते हैं, और तीसरा हमारा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसे पेंटोस शुगर कहते हैं। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड जिसे हम फॉस्फेट भी कहते हैं, और तीसरा हमारा होता है पेंटोस शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इन तीनों चीज़ से मिलकर हमारा, इन तीनों कंपोनेंट से हमारा मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहला प्यूरीन्स और दूसरा पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है ये 9 मेम्ब्रेन्ड होते हैं। इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसमें 9 मेम्ब्रेन्ड होते हैं। तो प्यूरीन्स जो है ये 9 मेम्ब्रेन्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, शॉर्टकट हम न्यूमोनिक्स देखें इसका, तो आलू गोभी। आलू गोभी मतलब कि एडेनिन ग्वानिन। और ये है हमारा प्यूरीन का स्ट्रक्चर। ये हमारा प्यूरीन का स्ट्रक्चर है। पैरिमिडीन्स की हम बात करें तो ये 6 मेम्ब्रेन्ड होते हैं, और 6 मेम्ब्रेन्ड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो निमोनिक्स देखें तो CUT कट। कट से क्या होता है, C मतलब हो गया हमारा साइटोसिन, U मतलब यूरासिल, और T मतलब थायमिन। तो ये हमारे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे प्यूरीन और पैरामिडीन्स। प्यूरीन्स में हमारे होते हैं 9 प्यूरीन्स, ये हमारे 9 मेम्ब्रेन होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आलू गोभी मतलब कि एडेनिन ग्वानिन। और पैरामिडीन्स ये हमारे 6 मेम्ब्रेन होते हैं, इसका एग्जाम्पल है CUT कट। कट मतलब C मतलब साइटोसिन, U मतलब यूरासिल, T मतलब थायमिन। ये है हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। उसके बाद हम देखें यहाँ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं, और पेंटोस शुगर में भी 2 टाइप के शुगर होते हैं। राइबोस शुगर इन RNA। जो राइबोस शुगर होता है उसे हम RNA कहते हैं, और डीऑक्सीराइबोस शुगर को हम DNA कहते हैं। तो राइबोस शुगर में क्या होता है, ये जो हमारा शुगर का स्ट्रक्चर है, इस शुगर के स्ट्रक्चर में राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक ही डिफरेंस होता है। ये जो हमारा कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड लगा होता है, मतलब OH लगा होता है।
ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एट टू कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर, जो कार्बन नंबर 2 है उस पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन OH लगा होता है, और ये इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है और ये लेस स्टेबल होता है RNA। लेकिन यही डीऑक्सीराइबोस की हम बात करें तो डीऑक्सीराइबोस के केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन डिलीट होता है, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन डिलीट होता है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोस ये मोर स्टेबल होते हैं, डीऑक्सीराइबोस ये मोर स्टेबल होते हैं। उसके बाद हम देखें कि ये जो हमारा इन डीएनए में क्या होता है, ATGC होता है, डीएनए में ATGC होता है, प्रेजेंट होता है। ATGC मतलब क्या हुआ, A मतलब हो गया एडेनिन, T मतलब हो गया थाइमिन, G मतलब हो गया ग्वानिन और C मतलब हो गया साइटोसिन। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसका बात है कि इन डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में जो प्रेजेंट होते हैं ATGC प्रेजेंट होते हैं, मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए में एडेनिन प्रेजेंट होता है, लेकिन थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट होता है, यू लिखा हुआ यहाँ पर, थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन सेम एज इट इज प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेस फॉलो रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री, मतलब कि जो हमारा एडेनिन है ये थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, एडेनिन जो है ये हमारा ये थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और साइटोसिन जो है ये हमारा, साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन के साथ जुड़ता है, ये ग्वानिन के साथ जुड़ता है साइटोसिन। तो यहाँ जो हमने देखा था एग्जाम्पल में, यहाँ एडेनिन है हमारा, एडेनिन ये जो है ये एडेनिन, इसकी बात करें, ये एडेनिन जो है ये थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ता है और ये जो ग्वानिन है, ग्वानिन ये साइटोसिन के साथ, मतलब साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन सिर्फ आरएनए के केस में, आरएनए के केस में क्या होता है कि एडेनिन जो है आरएनए के केस में यूरासिल से जुड़ता है, आरएनए के केस में। अब हम देखें कि विल बाइंड टू शुगर टू मेक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो होता क्या है कि जब शुगर और हमारे नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाते हैं, हम आगे इसे हम बताएंगे अच्छे से डिटेल में, कि जब शुगर और नाइट्रोजनस बॉन्ड बनाते हैं तो उसका, अगर शुगर का 9 कार्बन है, नाइट्रोजनस बेस का 9 कार्बन है, तो शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा, तो उस बॉन्ड को हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, उस बॉन्ड को हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। तो आगे के क्लास में हम इसे इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर से 50% भी समझ में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय।